सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छा से होंगे, घर पर होंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा में हिंदी विषय का एक पाठ पढ़ेंगे और वह पाठ जो है वह हिंदी साहित्य की एक विशेष विधा है। विधा का मतलब प्रकार, एक विशेष प्रकार का, वो एक विशेष प्रकार की शैली में वो लिखा हुआ है। तो जानते हैं वो क्या है। अच्छा, उसके जानने के पहले हम लोग बात कुछ करते हैं। आपके घर में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कौन कौन से साधन हैं। घर पर कुछ आपके यातायात के साधन होंगे जो जिसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते होंगे। ज्यादा दूर जाना हो तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाने में समय ज्यादा लगेगा, शारीरिक श्रम अधिक लगेगा, अधिक व्यय होगा। तो हम कुछ साधनों का इस्तेमाल करते हैं, उसे यातायात का साधन कहते हैं। तो आपके घर में कौन कौन से यातायात के साधन हैं बताइए। मोटरसाइकिल है और क्या है, साइकिल है। बिल्कुल, साइकिल है। तो साइकिल एक ऐसा साधन है आवागमन का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, जो लगभग हर घरों में होता है और हर लोग साइकिल की सवारी करते हैं, साइकिल पर चढ़ते हैं और उसके माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में ज्यादा श्रम न करते हुए पहुंच जाते हैं। तो ये साइकिल की सवारी आप भी सीखते होंगे, आप भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सीखने का प्रयास करिए। कुछ बच्चे सीख भी लिए होंगे, बिल्कुल चलाते भी होंगे साइकिल। तो आज हम लोग साइकिल की सवारी कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक में एक व्यंग्य है और उसमें जो लेखक है वो कैसे साइकिल चलाना सीखता है, इसके बारे में बहुत ही हंसी मजाक के जरिए बताने का प्रयास किया है। तो यह साइकिल की सवारी, अभी आप 8वीं कक्षा में हैं, आपको कैचअप कोर्स के अंतर्गत पिछली कक्षा की जो वस्तु सामग्रियां हैं, पाठ्य सामग्रियां हैं, पाठ्य वस्तु हैं, आपको उसके पढ़ना है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग कक्षा 7वीं की हिंदी का जो पाठ है साइकिल की सवारी, उसको पढ़ेंगे। तो साइकिल की सवारी एक विशेष शैली में लिखी हुई है। यह विशेष शैली है, इसे साहित्य की भाषा में व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य का मतलब जो समाज में विसंगतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसको हंसी मजाक के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से कहना, ये व्यंग्य है। तो साइकिल के सवारी में जो कुछ कमियां हैं, समाज में व्याप्त जो विसंगतियां हैं, मनुष्य के पास जो कुछ कमियां हैं, उसको हंसी मजाक के लहजे में बताने का प्रयास किया है लेखक ने। तो साइकिल की सवारी एक व्यंग्य है। हम लोग व्यंग्य का उद्देश्य क्या है, व्यंग्य क्या है, इसके बारे में और समझेंगे। इसके पहले इस कहानी को, इस व्यंग्य को हम लोग पढ़ लें, समझ लें, तब हम व्यंग्य क्या है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। तो आइए हम लोग साइकिल की सवारी पढ़ते हैं। तो साइकिल की सवारी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन हैं। अच्छा, आप पिछली कक्षा में, जब कक्षा 6ठी में होंगे, आप 6ठा क्लास में होंगे, क्लास 6 में, तो एक कहानी पढ़े होंगे आप। वो कहानी
सुदर्शन ने ही लिखी है। तो सुदर्शन की वह कौन सी कहानी है जो बहुत ही अच्छी कहानी है और पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा? तो कौन सी कहानी है? वो कहानी याद करिए, वो कहानी है हार की जीत। हाँ, हार की जीत है, सुदर्शन ने ही उसे लिखा है। तो यहां भी सुदर्शन की एक व्यंग्य है, साइकिल की सवारी। तो आइए हम उसे अब पढ़ते हैं और इसके बाद फिर हम लोग व्यंग्य कैसी विधा है, इसका उद्देश्य क्या है, यह किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में हम ज्यादा समझेंगे। तो सबसे पहले आइए अब जो विषय वस्तु है उसका हम वाचन करते हैं, उसका हम पठन करते हैं। तो आइए, तो ये लेखक सुदर्शन है। सुदर्शन का वास्तविक नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ भट्ट और इनका जन्म 1896 ईस्वी, कहीं कहीं 1895 ईस्वी भी लिखा हुआ है। तो इस ईस्वी में सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। अभी सियालकोट पाकिस्तान में है। भारत विभाजन के बाद सियालकोट जो स्थान है वह पाकिस्तान का भाग बन चुका है। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई। यह अनेक कहानी, व्यंग, आलेख, कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। यह फिल्मी जगत से भी जुड़े, वहां कुछ फिल्मों का पटकथा लिखा है, कुछ गीत लिखे हैं। तो हम लोग आज इनका जो व्यंग्य है साइकिल के सवारी, उसको हम लोग पढ़ते हैं और मजा लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंग्य का मतलब समझिए कि किसी बात को हंसी मजाक के जरिए घुमा फिरा के अप्रत्यक्ष रूप से कहना है। तो साइकिल की सवारी में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लेखक कहना चाहता है। तो शुरू करते हैं। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूं तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। देखिए, हंसी मजाक के जरिए के माध्यम से कहने का है कि उसे अपने ऊपर दया आ रही है कि साइकिल की सवारी करना और हारमोनियम बजाना, क्योंकि ये दोनों चीजें लेखक को नहीं आती हैं। साइकिल की सवारी भी उसे करना नहीं आता है और हारमोनियम भी बजाने नहीं आता है। तो कह रहा है कि यह दोनों खूब विद्याएं हैं, ऐसी विद्याएं हैं जिससे एक से समय बचता है। तो किससे समय बचता है? साइकिल की सवारी से। और दूसरी से समय कटता है। तो दूसरी से समय कटता है मतलब हारमोनियम बजाने से समय कटता है। तो ये कहने की शैली है, हंसी मजाक के जरिए इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है, यही व्यंग है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। प्रारब्ध मतलब भाग्य। तो उसके भाग्य में ये दोनों विद्याएं इस कलयुग में नहीं लिखी गई हैं। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी हंसी मजाक के जरिए शब्द शक्ति एक व्यंजना है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके जरिए अपनी बातों को कैसे अभिव्यक्त लेखक करता है, यही शैली है व्यंग। तो लेखक के मन में ये धारणा बन गई है, वो मन में बात बैठ गई है उनकी कि वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये दो काम नहीं कर सकते हैं, एक तो साइकिल चलाना और दूसरा हारमोनियम बजाना। शायद 1932 ईस्वी की बात है। बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई
कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसडी रह गए हैं। फिसडी माने पीछे, कमतर। तो क्या हम ही फिसडी रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे, और जब देखे कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। क्या आपको सुनने में मजा आ रहा है? ये कहने की जो शैली है यही व्यंग्य है, अपनी बातों को हंसी मजाक के लहजे में कहना। तो लेखक महाराज ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो साइकिल की सवारी सीख लेंगे। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। अब लेखक के मन में एक उपाय सूझा। वो क्या किया कि फटा पुराना कपड़ा जो भी था घर में वो सब ढूंढा और श्रीमती जी यानी अपनी पत्नी के सामने जाकर पटक दिया और कहा कि जरा इसको मरम्मत कर दीजिए। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं। इन्हें तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। अब पत्नी उनकी झड़क दी, कहाँ से इस फटा पुराना कपड़ा ला? जाइए, कोई काम का है, रखिए जाके उधर। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और मुंह से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूं तो ऐसे ही नहीं उठा लाया। कृपा करके नहीं मरम्मत तो कर डालो। मैंने कहा, क्या बकबक करती हो? लेखक कहा पत्नी से, अरे ऐसे ही लाए हैं, इसको मरम्मत करो, कुछ काम ही ना होगा आपको। मगर श्रीमती जी अड़ गई। वो बोली कि पहले बताओ इनका क्या बनेगा, पहले ये तो बताइए क्या बनाना है इसका। ये फटे पुराने कपड़े हैं, कोई काम के नहीं है। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, और इसके बाद जब विद्या के पंडित हो जाएं तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें, घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएगी। आंखें मल मल कर देखेंगे, कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं हो, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। लेखक कह रहे थे कि हम चुप्पे से साइकिल चलाने की विद्या सीख लेते और तब जब इन लोगों को पता लगता तो आश्चर्यचकित हो जाते और हम गर्व से कहते कि देखिए हम कैसे सीख लिए। लेकिन श्रीमती जी मान ही नहीं रही हैं। क्या हो, झक मारकर लेखक को बताना पड़ गया कि रोज रोज के तांगे का खर्चा मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। सीखने के पहले जो अरमान था कि किसी को नहीं बताएंगे, लेखक महोदय को पत्नी के जिद में आकर बताना पड़ गया और कह दिए कि साइकिल चलाना सीखना है। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? श्रीमती ये बोले कि हमको तो विश्वास नहीं है कि यह बेल आपके माथे चढ़ेगा, मैंने यह काम आपसे हो पाएगा। लेकिन चलिए, आप कह रहे तो कोशिश कीजिए, देखते हैं। लेकिन ये कपड़ा के बनेगा क्या? हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। अब इनको जरा गर्व हो गया, रोब से कहा कि रे आपको पता है
साइकिल जब चलाते हैं तो एक दो बार लोग गिर जाते हैं और उसमें नया कपड़ा पहन के जाएंगे तो कपड़ा फट जाएगा। तो हम नया कपड़ा पहन कर क्यों चलाना सीखें? क्यों नहीं हम जो फटा पुराना कपड़ा है उसका मरम्मत कर लीजिए, उसी को पहनकर हम साइकिल चलाना सीखेंगे। ये सब बुद्धिमानी वाली बात है, तुम समझ नहीं रही हो। अरे कम से कम कभी कभी मेरी बुद्धि को सराह कर दिया करो। इस तरह से बोले। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। लेखक की पत्नी उनके कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर लेखक ने बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए। जंबक का डिब्बा होता था कि उसमें जो कहीं चोट लग जाती थी, कट जाता था, तो उस पर मरहम लगाया जाता था, तो ठीक कर देता था घाव को। तो घाव को ठीक करने वाला मलहम था डिब्बा में, जंबक का डिब्बा। अब तैयारी भी करनी है ना, क्या बात है, साइकिल चलाना सीखना है और के मामूली बात थोड़े है, तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या किए? तो पहले तो तैयारी किए कि फटा पुराना कपड़ा से वो कपड़ा बनवाए सीखने वाला। दूसरा जा करके वो बाजार गए और जंबक का 2 डिब्बा खरीद लिए, ताकि चोट लगेगा तो उस मरहम लगाना होगा। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया। अब हुआ कि भाई हम सीखेंगे कहाँ? तो एक खुला मैदान देखे कि ढूंढें कहाँ है। दूसरे दिन फिर से साइकिल का अभ्यास करने जाना है, इसकी तैयारी में जुट गए। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं? उस्ताद माने गुरु, सिखाने वाला। अब हुआ कि भाई साइकिल तो हम चलाने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए, लेकिन सिखाएगा कौन? अब तो बात आ गई कि वो कौन है जो हमको सिखाएगा। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। तिवारी जी बोले, क्यों? तो लेखक ने कहा, यदि जी ना चाहे तो क्या करें? और इस तरह से कहते कहते उनका गला जो है भर आया, एकदम भावुक हो गए, रोने लायक हो गए। तिवारी जी का दिल पसीज गया। तिवारी जी को दया आ गई कि हुआ क्या? हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई क्या मामला है, क्यों दुखी हो, क्यों रोने रोने को हो, बताओ तो, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया है? तब लेखक ने कहा, नहीं तिवारी भैया, क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ तो, है कोई एक ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में जो हमको साइकिल चलाना सिखा दे? तिवारी जी ने लेखक के तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो उसको कोई खजाना मिल गया हो। एकदम ईर्ष्या से भर गए तिवारी जी, और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग न पालो। अब तिवारी जी मित्र थे, और एक मित्र दूसरे मित्र को थोड़े चाहेगा कि कोई तरक्की करे, लेकिन नहीं चाहते थे कि ये लेखक महोदय साइकिल चलाना सीख लें। अब मना करने लगे उनको, अरे भाई क्या फेर में पड़ गए, ये रोग ठीक नहीं है, मत पालो इसको। अब इस आयु में, अब बाल बच्चेदार हो गए हो, अभी साइकिल सीख रहे हो, अरे लोग क्या कहेंगे? और वह भी कोई सवारी में सवारी है। अरे कोई कार मोटर होता तो एगो बात थी, अरे तुम साइकिल सीख रहे हो, अरे क्या है कि डंडा पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं, यार क्या सवारी सीख रहे हो? अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेलें। लेखक समझ गया कि ये आदमी जो है ईर्ष्या से जल भुन गया और नहीं चाहता है कि हम साइकिल की सवारी सीखें। वो कहा कि अरे भाई देखो भाई तिवारी जी, जो हो जाए हम तो जरूर सीखेंगे। अच्छा कोई आदमी है तो बताओ जो हमको सिखा दे। तब तिवारी जी समझ गए कि जब नहीं मानेगा तो इसको मित्र भी है, सहायता भी करना है। कहे कि हाँ, एक आदमी तो है जो तुमको साइकिल चलाना सिखा देगा, लेकिन देखो भाई मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फ्री नहीं सिखाएगा, वो फीस लेगा, दोगे फीस? लेखक कहा भाई तो ठीक है, कितने दिन में सिखा देगा? तो तिवारी जी बोले यही 10-12 दिन तो लग जाएगा, 10-12 दिन में सिखा देगा। लेखक पूछा कि और फीस क्या लेगा हमसे? तिवारी जी बोले औरों से तो 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा। वो हमारी खातिर, मेरी जान पहचान का है तो हम उसको कम करा देंगे, 20 रुपया में तुमको सिखा देगा वो।
तो हमने सोचा, लेखक सोचा कि 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपया लेगा, 10 दिन 20 रुपया, 20 रुपया 10 दिन, अर्थात 2 रुपया रोजाना, ठीक है। तो 60 रुपया महीना हो गया, और वह भी 1-2 घंटा के लिए। अरे वाह, कितना अच्छा है भाई कि 1-2 घंटा में महीना में 60 रुपया आ जाए। और अगर सीखने के बाद ऐसी 3-4 गो सिखाने वाले का काम हमको मिल जाए तो महीना में 250-300 रुपया हो जाएगा। अरे हमने तो लेखक तिवारी जी से कहा कि अच्छा करो, जाओ जाओ दिखाओ, उसको हम देंगे पैसा। और सोचे कि यदि हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो फिर हम जब दूसरों को सिखाएंगे तो हमको भी पैसा मिलेगा, और महीना में 300-400 रुपया के कमाई हो जाएगा। तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे, मस्त कमाई होगा। इधर तिवारी जी चले गए उस आदमी को देखने, और इधर जो है वो पत्नी जी अपने श्रीमती जी के पास लेखक आया और बोला, अरे कुछ बात नहीं है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, हम एक स्कूल खोलने वाले हैं और उससे 300-400 रुपए की महीना आमदनी होगी। तो श्रीमती जी बोले कि अरे तुम्हारी इतनी आयु तो हो गई मगर ओछापन न गया, हर समय केवल मजाक की बात करते हो, चिढ़ने वाली बात हमेशा करते हो तुम। अरे पहले आप सीख तो लो तब ना स्कूल खोल लेना। मैं तो समझ रही हूँ कि तुम सीखोगे नहीं, और दूसरों को सिखाना तो बहुत दूर की बात है। अब लेखक महोदय बिगड़ गए, वो कहे कि यह बड़ी बुरी बात है तुम्हारी, कोई काम में टोक देती हो। अरे हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर तुम टोके का है, अब तो हम जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या समझ लोगी कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। वड़ गए। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूं तुम हवाई जहाज चलाओ। अरे साइकिल क्या चीज है, मैं जलूंगी क्यों, टोकूंगी क्यों? मैं चाहती हूं कि तुम हवाई जहाज चलाओ। ये बाइसिकल क्या चीज है? लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है ना, उससे हमको डर लगता है। एक बार गिर जाओगे ना तो फेंक फांक के चले आओगे। समझ रहे हैं तुम कितना सीख लोगे। इतने में तिवारी जी आ गए, उस आदमी को लेकर, जो उस्ताद जिसको बनना था, साइकिल चलाना सिखाना जिसको था, वो आ गए। तिवारी जी आवाज दिए, हाँ। तब गए बाहर लेखक महोदय, तो देखे कि जो उस्ताद साहब जो हैं साइकिल चलाने के लिए जो सिखाने वाले हैं वो सामने खड़े हैं। एकदम लेखक को लगा कि ये तो हमारे गुरुदेव हैं। एकदम आज्ञाकारी शिष्य की भांति श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। कैसे कोई शिष्य जो है गुरु के सामने खड़ा हो जाता है। तो लेखक भी तो वहाँ एक विद्यार्थी ही थे, क्योंकि उनको तो सीखना था, चाहे पढ़ना लिखना सीखना हो या साइकिल चलाना सीखना हो, सीखना तो सीखना है। वो समझ रही थी कि हमारे गुरुदेव है। वो श्रद्धा से प्रणाम किए और विद्यार्थी, विनम्र विद्यार्थी के जैसा खड़ा हो गया। तिवारी जी बोले, अब जानते हो यह तो 20 पर मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है इनको। पेशगी लेंगे, पेशगी मने एडवांस, पहले पैसा लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। तिवारी जी बोले कि पहले पैसा मांग रहे हैं, ये पेशगी मने एडवांस मांग रहे हैं। लेखक बोले कि अरे भाई हम दे देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। मैं भला आदमी हूँ। यह 20 रुपया चीज क्या है? हम अपना धर्म लाखों के लिए थोड़े गवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सीख दें, फिर देखिए इस महाशय को हम क्या क्या सेवा करते हैं। मगर जो गुरु जी थे, जो साइकिल चलाने के लिए सिखाने आए थे, वो नहीं माने, अड़ गए। कहे कि नहीं, फीस पहले लेंगे। लेखक बोला, और यदि आपने नहीं सिखाया तो गुरु जी बोले कि अरे भाई सिखाएंगे कैसे? नहीं सिखाए तो फीस लौटा देंगे। लेखक फिर पूछा, आशंका से भरा हुआ था कि ऐसा नहीं कि पैसा लेके भाग जाए गुरु जी। पूछे कि अगर फीस नहीं लौटाई तो तिवारी जी बीच में टपक गए, कहे कि अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद कर दूंगा, फीस लेकर कोई भाग जाए, कोई हंसी खेल है? अरे सिखा देंगे। जब लेखक को विश्वास हो गया कि इसमें अब कोई धोखा नहीं है, तब उसने फीस के रुपए लाकर गुरु जी के हाथ में दे दिए और गुरु जी से बोले कि कल सुबह आइएगा, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़ा भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ,
हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने बहुत लेखक को तसल्ली दिया कि भाई ठीक है सीख जाएंगे और यह कहकर चले गए। इतने में लेखक को याद आया कि अरे एक बात तो कहना भूल गए। एकदम नंगे पांव दौड़ते हुए गए बाजार में, जाकर एकदम पकड़े, एकदम हैरान परेशान थे, एकदम भागते हुए गए। कहे करे रुके वो बात कहनी थी। दोनों हैरान रह गए कि भाई क्या बात हो गई। तो लेखक हाँफते कहा, करे भाई उस्ताद एक बात हम कहना भूल गए, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग जो मैदान है ना, शहर से दूर है, वहां हम सीखेंगे। क्योंकि ये तो वहां की भूमि जो है मुलायम है, मिट्टी नरम है, गिरेंगे भी तो चोट कम लगेगी। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात कि कोई देखेगा नहीं हमको, इतना बड़ा उम्र हो गया है, बाल बच्चेदार हैं, और साइकिल सीखेंगे तो सब हंस के जो हमको ना पेट में दर्द करा देगा, बड़ा हमको लाज लगेगी। अच्छा, इसलिए हम चुप्पे सीखना चाहते हैं तो लॉरेंस बाग में हम लोग सीखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बता दिए, चले गए। अब आ गए, अब रात में लेखक महोदय को नींद कहाँ, नींदे गायब है। बार बार उठते थे और चौंक जाते थे, कह कहीं सवेरा तो नहीं हो गया, कहीं देर तो नहीं हो गई। सपना भी देख रहे हैं, क्या मस्त साइकिल चला रहे हैं, गिर कर जख्मी भी हो गए हैं और साइकिल जो है हवा में चल रही है। इस तरह से लोग जो है देख रहे हैं। तो इस प्रकार के सपना उनको मन में रात में आने लगे। जब आंख खुली तो दिन देखे कि निकल आया था। जल्दी गए और पुराना कपड़ा पहन लिए, जम्बक का डिब्बा हाथ साथ में ले लिए और नौकर को भेजा कि जाओ साइकिल लेकर आओ। नौकर से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए, गुरु जी आ गए और हम लोग भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले गए। लेकिन क्या हो, एक बार हुआ कि जैसे ही घर से बाहर निकले कि एक बिल्ली रास्ता काट दी। बड़ा खींच गया, बड़ा दुख हुआ। और बिल्ली रास्ता तो काटी ही, एक लड़का भी छींक दिया। अब तो एकदम पूरा क्रोध में भर गए कि नामुराद बिल्ली, अभी दोनों लड़का हमारा यात्रा खराब कर दिया, यात्रा जरूर बर्बाद हो जाएगा। दांत पीस के रह गए, कहा कि सर इन लोगों को अभी बिल्ली को पार करना था और लड़का को छींकना था, ये तो मेरा यात्रा खराब कर दिया। हम जान रहे हैं कि आज यात्रा में कुछ न कुछ अमंगल होगा। तो अब क्या हो, फिर भी भगवान का नाम लिए, पावन नाम लिए और आगे बढ़े। बाजार में चल रहे थे, देख रहे हैं कि सब लोग उनको देख के हंस रहा है। कहा कि भाई हंस क्यों रहे हैं, पता नहीं लग पा रहा है। हम साइकिल पकड़े हैं इसलिए क्या, साइकिल चलाना सीखने जा रहे हैं इसके लिए क्या। फिर क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं भाई, पता देखा कि रे ये तो हम जो है उल्टा पजामा, उल्टा अचकन पहन लिए हैं। पजामा मैंने समझ रहे हैं, अचकन मैंने ऊपर से बंद गला का कोट टाइप का रहता है अचकन, दोनों उल्टी पहन लिए थे। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, अचानक से विपत्ति आ गई। अब क्या हो, लेखक महोदय गुरु जी से कहे कि देखिए आज तो यात्रा ही भंग हो गई, या अमंगल हो गया, चलिए हम अब जाने दीजिए, अब कल से सीखेंगे। अब पहला दिन जो है बिना सीखे हुए गुजर गया। दूसरा दिन फिर निकले, रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि अच्छा ऐसा करिए, मैं गिलास लस्सी पी ले रहा हूँ, जरा सा साइकिल थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे। लेखक महोदय ने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे देखने लगे कि भाई कौन कौन इसमें कल पुर्जा होता है, देखने लगे। कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़ करके चलने लगे। जब चलने लगे तो थोड़ा सा ही आगे गए तो लगा कि अरे ये तो साइकिल हमसे थम नहीं रहा है, ऊपर हमारे ही ऊपर आ रहा है। अब ये क्या हो, इस समय उनके मन में गंभीर प्रश्न था कि करना क्या चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार करके बाद यह निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और छोड़े लेखक महोदय साइकिल को, और वो साइकिल उनके पैर पर गिर गई। और राम दुहाई बाजार के
एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलने लगी। अरे साइकिल के नीचे आ गए सुदर्शन जी, साइकिल के नीचे सुदर्शन जी आ गए, पूरी भीड़ लग गई। लोगों उनको हाथ पकड़े, उठाए, उनको सहानुभूति से पूछा कि भाई सुदर्शन जी कहीं चोट तो नहीं आई है आपको? अरे जरा 2-4 कदम चलिए भाई, पैर में खून जम जाएगा, आप तो एकदम लहूलुहान हो गए। दूसरा दिन भी उसी तरह से गया। घर आए लंगड़ाते हुए, पत्नी देखी, कहे कि मलहम उल्हम लगाई उनको, है ना। तो इस तरह से उनका, लेकिन हौसला नहीं टूट रहा है। कहे कि नहीं ठीक है, गिरे तो गिरे, लेकिन हम साइकिल जरूर सीख लेंगे चलाना। मगर उनके वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में लेखक महोदय साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी आदमी उनको सहारा देकर चढ़ा देता था, तो फिर वो साइकिल चलाने लग जाते थे। अब लेखक महोदय के आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में तो पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज, और फिर 300-400 रुपया के मासिक आमदनी तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जल जाएंगे। उस दिन जो अंतिम दिन था, उस्ताद ने, उनके गुरुजी ने उनको साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे। एकदम खुश थे कि अब तो साइकिल चलाना हमको आ गया है, मैदान मार लिया। जो काम हम समझ लिए थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो हम काम अब सीख लिए हैं। साइकिल चलाना बहुत गुण का काम था, बहुत कौशल का काम था। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज पहले होता था तो गला फाड़ फाड़ करे, भाई बाएं हट जाइए, बाएं हट जाइए, हम नया साइकिल चलाने वाले हैं। इनको डर लगता था, मतलब कि अभी पूरी तरह से डर उनको गायब नहीं हुआ था। अब कोई गाड़ी दिखाई देती तो एकदम प्राण सूख जाता था कि ऐसा ना हो कि उस गाड़ी के चपेट में हम आ जाएं। डरे हुए रहते थे। उस समय जो मन की दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। एक बार की बात है, सहसा हमारे लेखक के सामने तिवारी जी दिखाई दिए। उन्होंने दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाइए, न तो साइकिल आपको ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपने छोटी छोटी आंखों से लेखक की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे जरा एक बात सुनो भाई, सुनो को बात कहनी है। लेखक ने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, गजब आप आदमी हैं, देखते नहीं है साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो भाई के जो साइकिल चलाते हैं क्या बात नहीं सुनते हैं? अरे बड़ी जरूरी बात है, उतर जाओ। तो लेखक महोदय लड़खड़ाते हुए साइकिल को संभालते हुए जवाब दिए, अरे उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते रह गए, लेखक महोदय आगे निकल गए साइकिल चलाते हुए। इतने में क्या हुआ कि सामने से एक तांगा आता हुआ दिखाई पड़ा। अब तांगा देखे तो ये सतर्क हो गए, कहा कि अरे भाई देखो बाईं तरफ, भाई बाईं तरफ, अभी हम नया चलाने वाले हैं, बाईं तरफ हो जाओ। बाईं तरफ तांगा हो गया और लेखक महोदय अपनी रास्ते से साइकिल चला रहे थे। पता नहीं कैसे हुआ कि घोड़ा भड़क गया और तांगे वाले को क्या पता नहीं, वो शरारत किया कि घोड़ा भड़क गया, पता नहीं क्या हुआ। जो तांगा किनारे था वो एकदम सामने में आ गया। अब तो इनके हाथ पांव फूल गए, अब एकदम घबरा गई। जरा सा हैंडल घुमा देते तो वो निकल जाते, लेकिन अब ऐसा हुआ कि बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। इनकी बुद्धि जो है काम में नहीं आई और उस समय ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल जरा सा घुमा देंगे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, सीधे ही जाकर के
टांगा में मारे टक्कर और ऐसा हुआ कि टांगा के नीचे साइकिल चली गई और ये टांगा के नीचे आ गए और फिर लेखक महोदय बेहोश हो गए। जब होश में आए तब लेखक महोदय देखे कि हम वो ये घर पर हैं, उनके शरीर पर कई पट्टियां बंधी हुई थी। होश आया तो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी ने कहा, क्यों, क्या हाल है अब? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो, उस समय तो किसी को सुनते ही न थे, अब तो घायल हो गए ना, कितना बुरी तरह घायल हो गए हैं, आपको वो जगह चोट लग गई है। लेखक सोचे कि अब थोड़ा सा हमको दिमाग से काम लेना चाहिए, उस समय तो बुद्धि से काम नहीं लिए थे। उन्होंने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम जो है तिवारी जी पर लगा दे रहे हैं। कहे कि क्या बोले, ये सब तिवारी जी का शरारत है, उन्होंने ही मुझे ऐसे कर दिया कि हम गिर गए साइकिल से। तो श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस टांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। कहे कि टांगा जो जिससे आप टकराए, वो टांगा पर मैं ही बैठी थी और हम बच्चों के साथ इसलिए देखने चले गए कि आपको भी देख लेंगे, घूम भी लेंगे। तो देख तो लिए कि आपको कितना साइकिल चलाने आता है। अब तो एकदम लजा गए, निरुत्तर हो गए और उस दिन के बाद से लेखक साइकिल को फिर हाथ नहीं लगाया। तो इस तरह से हास्य व्यंग है, आपको जरूर मजा आया होगा। बात बात में कुछ हंसी है, ठिठोली है, मजाक है, तो इसी को कहते हैं व्यंग। जब अपनी कमी को, समाज की कमी को, अपनी कमी को, परिवार की कमी को, किसी व्यक्ति की कमी को, किसी व्यवस्था की कमी को, विसंगति को, दोष को जब सीधे सीधे न कहकर हंसी मजाक के लहजे में अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है तो यह व्यंग्य कहलाता है। इसमें आपने ये देखा कि लेखक अपनी कमी को सीधे सीधे नहीं बताकर हंसी मजाक के लहजे में, हंसी मजाक की शैली में वो अपनी कमी बताता है। अपने परिवार में जो पत्नी के साथ नोक झोंक होता है या उसमें कितना वो आत्मविश्वास की कमी है, कैसे वो समय पर साइकिल नहीं सीख पाया, तो इन सारी बातों को वह बहुत ही हंसी के लहजे में, मजाक के लहजे में सुनाया। यह व्यंग है और साइकिल की सवारी सुदर्शन का बहुत अच्छा व्यंग माना जाता है, खासकर बच्चों के ख्याल से। बच्चे इस व्यंग को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और चूंकि साइकिल चलाना बच्चे इस काल में सीखते हैं, बच्चे अपने बचपन में सीख लेते हैं, तो कैसे वो बचपन में साइकिल नहीं सीखा और बाल बच्चेदार हो जाने के बाद वो काफी उम्र होने के बाद साइकिल सीख रहा है और उसमें कैसे कैसे उलझने आती हैं, इन सारी बातों को लेखक जो है हास्य व्यंग के जरिए, हास्य परिहास के जरिए बताता है। यही व्यंग है। तो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है।